नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस की छानबीन जारी। साकेत कोर्ट में आफ्ताब की होगी ऑनलाइन पेशी, लेकिन वकीलों ने प्रदर्शन कर आफ्ताब को फांसी देने की मांग की। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने केस को सुनवाई योग्य माना। याचिका में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी गई थी। ईडी के समन पर हाजिर हुए हेमंत सोरेन। गैरकानूनी माइनिंग केस में पहली बार किसी मुख्यमंत्री से ईडी ने की पूछताछ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने काटा मंदिर नुमा के हनुमान जी की लगी थी तस्वीर। बीजेपी ने साधा निशाना। शिवराज सिंह चौहान ने बताया बहुला भगत। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार। निफ्टी बैंक के 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 230 और निफ्टी 66 पॉइंट गिरकर बंद। जीप इंडिया ने भारत में लॉन्च की अपनी फ्लैगशिप एसयूवी न्यू ग्रैंड चेरोकी। कीमत करीब 78 लाख रुपए। नवंबर से शुरू हो जाएगी इसकी डिलीवरी। और देश के इतिहास में पहली बार आज एक कार्यरत मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। आज गैरकानूनी माइनिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हुए। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज हेमंत सोरेन रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे। सुबह से जीएमएम समर्थक सीएम के आवास पर जुटने लगे थे। इसके अलावा ईडी दफ्तर के रास्ते में भी भारी संख्या में पार्टी समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। पेशी से पहले हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी ने बिना ठीक से जांच किए एक मुख्यमंत्री को समन भेज दिया है। झारखंड जैसे गरीब राज्य में इतना बड़ा घोटाला संभव ही नहीं है। सोरेन ने राज्यपाल पर भी राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य की यूपीए सरकार को अस्थिर करने की साजिश यहां चल रही है। सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतने बड़े आरोप इतने हल्के में कैसे मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया जा सकता है। और अब रांची से अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। अविनाश, क्या हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई है? क्या जानकारी है ईडी के दफ्तर से इस वक्त की? जरूर पूछताछ शुरू हो गई है। और अगर हम देखें, जब वो अपने पिता से मिलने के बाद गुरु शिबू सोरेन और अपनी माता रूपी सोरेन का आशीर्वाद लेने के बाद जब वहां से सीधा वो चले थे ईडी दफ्तर के लिए, 11:53 पर वो इसी ईडी कार्यालय के में प्रवेश किए। और उस समय से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो 4 घंटे बीत चुके हैं। और इस 4 घंटे में आधे घंटे की बात से, अगर हम 12:30 के लगभग से अगर हम कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा, पूछताछ शुरू हुई थी। बीच में अभी से आधे घंटे पहले उन्होंने भोजन किया है। और मुख्यमंत्री के आवास से जो भोजन आया था, हम लोग देखते हैं कि जब वो झारखंड मंत्रालय में भी रहते हैं तो उनका खाना घर से ही आता है। यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि घर से जो खाना आया था वही खाना उन्होंने खाया है। अंदर पूछताछ चल रही है जो उन पर आरोप लगे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा भी, और जिस पर सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन की आपत्ति है वो ये है कि 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ साहेबगंज जिले से। और ये कहा जा रहा है कि साहेबगंज जिले से पत्थर के खनन में, अवैध उत्खनन में इतनी बड़ी कमाई की गई। उन्होंने चुनौती दी कि इतनी बड़ी राशि किसी एक जिले से क्या, पूरे साल के सालाना अगर हम इनकम की भी बात करें तो ये संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने दोहराया कि बगैर ठोस कहीं प्रमाण के जांच के उन्होंने उनके ईडी के द्वारा उनको समन भेजा गया है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि जो पत्थर की बात करें या बालू की बात करें, झारखंड में बहुत ज्यादा इसको लेकर चर्चा होती है। तो इसे अगर ऐसा केंद्र सरकार को लगता है तो इस पर संशोधन भी करना चाहिए। यहाँ कोयला है और आयरन ओर की चर्चा होती है, जो
मिनरल्स में आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पर संशोधन भी करते हुए जो मिनरल्स हैं उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें संशोधन करने की जरूरत है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पहुँचने के बाद उनके भाई जो बसंत सोरेन हैं, जो दुमका से भी विधायक हैं, वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने बाहर जो मीडिया से बातचीत की उसमें कहा कि साहेब यहाँ पहुँचे हैं, वो अपने बड़े भाई को साहेब करके संबोधित करते हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो देखना होगा और कितने घंटे पूछताछ होती है, और जब बाहर हेमंत सोरेन निकलेंगे तब भी ये देखना होगा कि क्या आज की पूछताछ के बाद भी उन्हें बुलाया जा सकता है दोबारा, या आज की पूछताछ के बाद थोड़ा ब्रेक भी मिलेगा। जी अविनाश, क्योंकि इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है और हमने देखा कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने राज्यपाल की रणनीति पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए और स्थिर करने की बात कही है सत्ता को, क्या कुछ कहना है इस पर वहां की विपक्षी पार्टियों का और खास करके बीजेपी का? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क भी है। तर्क इसलिए क्योंकि अगर आप देखें 25 अगस्त को मुझे याद है अच्छी तरह से इस लिफाफे की चर्चा शुरू हुई थी जो चुनाव आयोग के द्वारा मंतव्य के रूप में राज्यपाल को भेजा गया था। तब से लेकर बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो नेता हैं वो सोशल मीडिया पर कहें या सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहें, लगातार ये कहते रहे हैं, भाषणों में कहते रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसकी विदाई तय है। हेमंत सोरेन खनन मामले में फंस चुके हैं, वो नहीं बचेंगे। एक जो मामला जो खदान लीज का भी उनका जुड़ा हुआ है रांची के अनगढ़ा से, उसी पर मंतव्य आया था। तो बीजेपी के तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस लिफाफे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो 25 अगस्त से लेकर आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो सका है। और पिछले दिनों आपको याद होगा अच्छी तरह से कि जब रमेश बैस जो कि राज्यपाल हैं, जब वो रायपुर गए थे तो उन्होंने एक बातचीत के क्रम में, मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा था कि दीपावली यहाँ दिल्ली में पटाखे छोड़ने जरूर बंद है, उस पर रोक है, लेकिन रांची में 1-2 एटम बम फूट सकते हैं। तो ये जो एटम बम है उसकी भी चर्चा आज मुख्यमंत्री ने की थी और कहा था कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, इससे बचना चाहिए। तो अब जो है अगर हम सीधे तौर पर ये कहें कि चाहे वो राजभवन बनाम सरकार की बात करें, सरकार बनाम विपक्ष की बात करें, तो ये कई मोर्चों पर इस वक्त हेमंत सोरेन, उनकी सरकार, उनकी पार्टी को एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अविनाश। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई, और फिलहाल हेमंत सोरेन ये कहते हुए कि इतने गरीब राज्य के लिए ये बहुत बड़ी रकम है और उनके ऊपर ये आरोप है। और अब बात करेंगे मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में आज बंद हुआ। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 230 पॉइंट और निफ्टी 66 पॉइंट गिरकर बंद हुए। तो वहीं निफ्टी बैंक के 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक रहा। तो इंट्राडे में निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई को भी छुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित बताइए सबसे पहले क्या कुछ रहे आज के बाजार के हाइलाइट्स? देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था तो भारतीय बाजारों के अंदर एक सीमित दायरे का कामकाज था। हालांकि लास्ट आवर में आके वो दायरा जो है वो थोड़ा लोअर साइड पे जरूर जाता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ये पूरे दिन रेंज के अंदर ट्रेड रहा। अलग अलग मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई खास फायरवर्क नहीं, वहां पर भी 1/4% गिरावट या फिर आधा फीसदी के आसपास की गिरावट वहां आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक जो कि लगातार एक अच्छे मोमेंटम में था, आज थोड़ा सा बैकफुट पे जाता हुआ दिखाई पड़ा, फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर, वहां पर भी कामकाज हुआ। इंट्राडे में निफ्टी बैंक ने एक रिकॉर्ड स्तर जरूर बनाया, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंक आज थोड़ी खरीदारी के अंदर जरूर कामकाज कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे शेयरों में तेजी थी, लेकिन आज प्रेशर था एफएमसीजी में, आईटी में, यहां पर कुछ हद तक बिकवाली का दौर आज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी बहुत प्रेशर ऑटो और आईटी स्पेस के अंदर बनते हुए दिख रहे थे। जी, और हमेशा की तरह सुमित आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे, किन सेक्टर्स में आज एक्शन दिखा और कहां थोड़ी सुस्ती रही? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर आज बात की जाए तो उसमें टाटा कंज्यूमर का नाम सबसे ऊपर आपको शुमार दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेज, एल&टी, पावर ग्रिड, कुछ ऐसे नाम जहां पे आधे से लेकर 2% तक का गेन जो है आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में आज टाइटन 2-2.25% नीचे था, एम&एम 2% नीचे था, टाटा मोटर्स करीब 2% नीचे था और आयशर में करीब 0.25% के आसपास का फॉल आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आपको यूनियन बैंक दिखाई पड़ेगा 6.5% ऊपर, टाटा टेली महाराष्ट्र 5% ऊपर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और एबीबी रफली 3% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में डिक्सन टेक और फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 3% का फॉल यहां पर। इसके अलावा इंडिया मार्ट और डॉक्टर लाल पैथ लैब 2.5 से लेकर 3% तक की बिकवाली यहां भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में आज लीड कर रहा था श्रीराम ट्रांसपोर्ट 3.5% ऊपर, एबीबी 3% ऊपर, एक्साइड और पीएफसी 2 से लेकर 2.5% की तेजी यहां देखने को मिली। एफ&ओ बिकवाली वाले शेयरों में इन्फो एज, इंडिया सीमेंट, हिंदुस्तान कॉपर और डिक्सन टेक करीब 3 से लेकर 5% तक का फॉल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। आज एनर्जी शेयरों में कुछ खरीदारी थी, तो पहले यूनियन बैंक
या PSU बैंक जहां पर यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा एनर्जी स्पेस में पावर ग्रिड, ONGC, रिलायंस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा मार्केट का हाल और भारतीय इकोनॉमी में बचत की अहम भूमिका है, ऐसा कहना है डायमेंशंस कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव का। अजय श्रीवास्तव के अनुसार बाजार को खरीदारी का काफी सपोर्ट है, जिसकी वजह से बाजार में आगे भी तेजी की उम्मीद है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर में एक तो बड़ी चीज है, वो हमारा डेमोग्राफिक है कि हमारा अभी भी साइकिल सेविंग का है। वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर में साइकिल कंजम्पशन पे आ गया है, ओल्ड पीपल के उस पे आ गया है साइकिल पे। ये साइकिल इंडिया का तो अभी शुरू हुआ है थोड़ा सा कि इंडिया के अंदर में सेविंग अभी भी बहुत ज्यादा है। PF EPF को ले लीजिए, आप इंश्योरेंस को ले लीजिए, बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। तो इसे कह लीजिए एक डेडिकेटेड जो लिक्विडिटी है सिस्टम में, मार्केट जो भी हो, इंश्योरेंस का जिस दिन आपने प्रीमियम दिया अपने इंश्योरेंस का आपके स्कीम के अंदर में वो 15 और या EPF में आपने मंथली दिया तो 15% इक्विटी में जा ही रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये जो मार्केट की बाइंग है, जो इन्वेस्टर बाइंग है अलग है, बट जो कोर इंस्टीट्यूशनल बाइंग है इंडिया की वो बरकरार है, क्योंकि उसके अंदर में सेविंग बढ़ती जा रही है। हमारा PF का कॉर्पस, इंश्योरेंस का कॉर्पस कम नहीं होगा अगले 10 साल तक। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर केक काटने पर विवाद हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो केक काट रहे हैं। केक का शेप एक मंदिर की तरह है जिसमें ऊपर हनुमान जी की फोटो और झंडा लगा हुआ है। वीडियो छिंदवाड़ा के शिकारपुर का है, जहां पर एक दिन पहले उन्होंने ये केक काटा था। कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन उनके प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले ही उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। बीजेपी ने इसे गलत बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं। हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करे। और अब बात करेंगे ज्ञान व्यापी मामले की, जिसमें वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य मान लिया है। मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि ज्ञान व्यापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई 14 नवंबर को हुई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने 4 मांगे रखी थी। याचिकाकर्ता ने तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विशेश्वर शंभु विराजमान की नियमित पूजा की अनुमति मांगी थी। इसके अलावा ज्ञानव्यापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग की थी। ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को देने के अलावा मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाने की भी मांग इसमें की गई थी। और अब बात चुनावी दंगल की। देश के टेक्सटाइल कारोबार में गुजरात 45% का योगदान करता है। टेक्सटाइल बिजनेस का टर्नओवर सालाना 1.5 लाख करोड़ का है और ये लाखों लोगों की रोजी रोटी भी देता है। तो चुनाव से पहले क्या सोच रहे हैं, जानने के लिए अहमदाबाद के न्यू क्लॉथ मार्केट के कारोबारियों से बात की संवाददाता केतन जोशी ने। गुजरात का सालाना कपड़ों का कारोबार 1.5 लाख करोड़ का है, तो स्वाभाविक है कि कापड़ का व्यापारी है उनकी कुछ न कुछ मांगे होगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव अब जोरों पर है, तो आइए हम बात करते हैं कुछ व्यापारियों से, जो कि हम अभी 125 साल पुरानी मार्केट में खड़े हैं। सरकार से हमारा अनुरोध एक ही है कि रुई को MCX में हमेशा के लिए बाहर निकाल देवे। अभी 1 महीने के लिए वो बाहर निकाला है, लेकिन ये कायम के लिए निकालना पड़ेगा।
क्योंकि इधर 6 महीने से इतनी चढ़ उतर हो रही है जिससे कपड़े का व्यापार जो है अस्त व्यस्त हो गया है। व्यापार हमेशा विश्वास पे ही चलता है, तो भरोसे पे चलता है, तो आगे हमको भरोसा है कि आगे अच्छा टाइम आएगा। तो हम गवर्नमेंट से यही अपेक्षा रखते हैं भाई स्टेबिलिटी जो भी है, चाहे कोयला हो चाहे रॉ मटेरियल हो, उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाए। हमारा व्यापार उधार पे चलता है और हम उधार देते हैं, तो हमारे व्यापारी कई लोग माल ले जाते हैं और उधार में हमारे को कई बार चेक फॉरवर्ड के चेक मिल जाते हैं। फॉरवर्ड के चेक जो है वो कभी बाउंस हो जाते हैं, कभी नहीं सिकराते वो लोग। तो सरकार हमारे को 138 कलम जो है उसमें कुछ सुधारा करके इस तरह से करावे कि हम उसको केस करें तो उसको हमारे को फल मिले और 1 महीने के अंदर खुलासा होवे। आज ये जो न्यू क्लॉथ मार्केट में जहां अपने जिस प्रांगण में खड़े हैं, इसको आज 60 साल हो गए हैं। अभी हम चाहते हैं कि सरकार इसी तरह की कोई भी मार्केट के लिए जगह देवे जिसका डेवलपमेंट हम अच्छे से उसको अच्छे ढंग से बना सके, क्योंकि आज ये ट्रैफिक की समस्या वगैरह, टेम्पो के आने जाने की समस्या, गोडाउन की समस्या वगैरह बहुत है। बिल्कुल, तो अमूमन गुजरात का कापड़ का जो कारोबार है वो 45 to 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है पूरे देश में। तो अभी यहाँ के व्यापारियों की जो मांगे हैं शायद सुनने में छोटी लगे, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर नई सरकार ने इस पर ध्यान दे दिया तो सोने पे सुहागा होगा, लाभ व्यापारियों का भी होगा और सरकार को टैक्स भी मिलेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। श्रद्धा हत्याकांड में पूरा अपडेट बताएंगे आपको। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की, जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पा रही है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने का जुर्म भले ही कबूल कर लिया है, लेकिन पुलिस लाश के टुकड़ों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आफताब ने किस वजह से श्रद्धा की हत्या की। पूछताछ में आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो श्रद्धा के चेहरे को ठिकाने लगाने को लेकर नई नई थ्योरी बता रहा है। इधर दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफताब की पेशी से पहले कोर्ट रूम के बाहर वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया। आफताब को यहां फांसी देने के नारे भी लगाए गए। तो वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने श्रद्धा हत्याकांड मामले को लव जिहाद का मामला बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यूपी पीआरसी एक्ट 2021 में संशोधन करने की मांग की। उन्होंने ये भी लिखा कि इस तरीके के मामलों को गैर जमानती बनाया जाना चाहिए। इस तरीके के मामलों की जांच 60 दिन में पूरी होनी चाहिए। राजेश्वर सिंह ने मांग की है कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए केवल फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। और अब बात करेंगे बेसहारा कुत्तों की, जिनको खाना खिलाने के लिए आपको उन्हें गोद लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जिसमें कोर्ट ने गोद लेना जरूरी बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट आगे सुनवाई करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर नगर निगम को भी निर्देश दिया कि वो कुत्तों के खाना खिलाने की जगह सुनिश्चित करे ताकि आम लोग उन्हें खाना खिला सके। बाकी डिटेल से समझते हैं इस पर असीम मनचंदा से। असीम, बताइए क्या कुछ है ये पूरी स्टोरी? देखिए, 21 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर डिवीजन बेंच ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के ऊपर रोक जो लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की थी कि अगर लोग इन कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं तो उन्हें पहले कुत्तों को गोद जो है वो लेना पड़ेगा। जो कोर्ट ने नगर पालिका को भी कुत्तों को खाना खिलाने वालों के ऊपर 200 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश जो है वो दिए थे। इसको लेकर के कई एनिमल एक्टिविस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कहीं से भी आदेश जो है प्रैक्टिकल जो नहीं लगता। एनिमल एक्टिविस्ट की ये दलील थी कि अगर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा तो कुत्ते जो है और अग्रेसिव जो हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर आदेश के ऊपर रोक जो है लगा दिया। साथ ही ये निर्देश जो है वो दिए हैं कि नगर पालिका ये सुनिश्चित करे कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले किसी भी तरह का पब्लिक नॉनसेंस जो है वो ना करे। तो कुल मिलाकर के जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, स्ट्रे डॉग्स को जो फीड करते थे, उन लोगों के लिए की राहत की खबर है। वो पहले की तरह आवारा कुत्तों को खाना जो है खिला पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात करेंगे केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला की, जिसके द्वार आज श्रद्धालुओं के लिए आखिरकार खोल दिए गए। मलयालम कैलेंडर के अनुसार मंडल पूजा महोत्सव 41 दिन तक चलेगा और इसका समापन 27 दिसंबर को होगा। आज पहले दिन ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी। इस साल करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने की यहाँ पर उम्मीद है। सरकार ने यह अनुमान लगाया है। प्रशासन के द्वारा इस वर्ष बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की गई है।
अगर आप जीप की फ्लैगशिप प्रीमियम कार चेरोकी के शौकीन हैं तो फिर आपका इंतजार खत्म हो गया है। कंपनी ने आज भारत में इसको लॉन्च कर दिया। इसकी 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है और पावर आउटपुट 270 हॉर्स पावर का है। इसकी एक शोरूम कीमत 77,50,000 रुपए है। कंपनी इसे भारत में भी असेंबल कर बेचेगी। हमारे सहयोगी कुमार संजय बता रहे हैं क्या कुछ खासियत है इस गाड़ी की। जीप इंडिया ने आज अपनी 5th जनरेशन वाली ग्रैंड चेरोकी की लॉन्च कर दी है, जो आपके सामने है। ये गाड़ी पहली बार 1993 में लॉन्च हुई थी और अभी तक पिछले 30 सालों में करीब 70 लाख गाड़ी बिक चुकी है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 77,50,000। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि पहले के मुकाबले बड़ी है, पावरफुल है और इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो इस चेरोकी में 2 लीटर का इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 270 bhp। टॉर्क मत पूछिए, काफ़ी शानदार है और इंजन 8 स्पीड गियर के सहारे काम करता है और इसके जो इंटीरियर हैं वो भी काफ़ी पहले के मुकाबले एडवांस है। जो डैशबोर्ड है उसमें आपको 3 स्क्रीन मिलते हैं। जी हाँ, पहला है ड्राइवर डिस्प्ले, दूसरा है सेंटर के लिए और तीसरा पैसेंजर के लिए भी छोटा सा यहाँ पर स्क्रीन दिया गया है और इसमें 360 डिग्री कैमरा, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, ड्राइवर डिस्प्ले और कंपनी का कहना है कि एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स मिला करके करीब 100 से भी ज़्यादा इसमें सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। और इसी और बताऊंगा, इसमें कंपनी का कहना है कि 8 एयरबैग दिया गया। जी हाँ, और दूसरी बात ADAS फीचर्स भी इस चेरोकी में आपको मिलेगा और इसमें 33 कनेक्टिविटी फीचर्स दिया गया, यानी इसमें 4G कनेक्टिविटी फीचर्स दिया गया और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 215 mm और जो इसका व्हील है 20 इंच के व्हील्स दिए गए, यानी आप किसी भी रास्ते में इस गाड़ी को चला सकते हैं। और ये ग्रैंड चेरोकी इंडिया में असेंबल हो रही है और अमेरिका के बाद चौथा इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पर इस चेरोकी का असेंबल किया जा रहा है और जीप इंडिया के पोर्टफोलियो में ये चौथी गाड़ी होगी। अब देखना होगा कि इस चेरोकी के दम पर जीप इंडिया अपने सेल्स नंबर को कितना आगे बढ़ा पाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।